जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वैदिक सभ्यता चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इंडियन आर्मी का जब भी पेपर कराया गया है तो पेपर में वेदों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और वेदों का पूरा जानकारी कहाँ पर मिलता है, वैदिक सभ्यता को जब अच्छे से समझोगे ना तो यहीं पर आपको वेदों का पूरा जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में वैदिक सभ्यता है क्या। उसके बाद से वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो लास्ट में आप लोगों को टेस्ट भी लगाना है। लास्ट में मैं 10 MCQ प्रश्न लेकर आया हूं। हम लोग समझ लेते हैं कि वैदिक सभ्यता है क्या, ठीक है ना। उससे पहले जितने भी साथी अभी तक एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारो, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो। जब एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद जब इस तरह से खुल जाएगा तो आपको पेड मॉक टेस्ट में जाना है, और पेड मॉक टेस्ट में जाने के बाद सिर्फ 89 रुपए में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये जो 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे ये अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन और WMP के लिए है, ठीक है ना। अगर आप जीडी के पेपर का तैयारी कर रहे हो, ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो या WMP का तैयारी कर रहे हो तो यहां से आप लोग मॉक टेस्ट को ले सकते हो, क्योंकि अब आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको टाइम मैनेज करना आएगा, ठीक है ना। और जहां भी गलती होगा आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो। जितने लोग मतलब फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं ना, आप अगर उनसे पूछोगे ना तो वो बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाया था किसी भी भर्ती में, चाहे इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी भर्ती हो, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा फायदा करता है, ठीक है ना। देख लेना एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 89 रुपए में आपको 25 मॉक टेस्ट मिल रहा है। काफी सारे दोस्त यहां से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप भी मॉक टेस्ट लगा लेना। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये वैदिक सभ्यता है क्या। वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आया था, ठीक है ना। और सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो एक शहरी सभ्यता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद से वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है ना। मतलब ग्रामीण सभ्यता से पहले शहरी सभ्यता आ चुका था। यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझ लो, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या आर्यों का आगमन या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया उसके बाद से भारत में आर्यों का आगमन हुआ, और जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो उसी काल को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक काल कहते हैं, ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता का जानकारी कहां से मिलता है तो वैदिक सभ्यता का जानकारी वेदों से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी जब खुदाई हुआ तब पता चला। वैदिक सभ्यता का जानकारी कहां से मिलता है, वेदों से हम लोगों को वैदिक सभ्यता का जानकारी मिलता है, ठीक है ना। ये जो आर्य लोग आए थे तो अभी तक पता नहीं चला कि आर्य लोग कहां से आए थे। भारत में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जगह से बताते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है ना। जो आपका वैदिक काल है, जो आपका वैदिक सभ्यता है, तो इसका समय काल कब से कब तक रहा है तो मेरे भाई वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व बोल रहा है, ईसवी नहीं बोल रहा है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक था। अब ये नहीं सोचना कि यार 1500 से तो बढ़ना चाहिए ना, तो 1500 से क्यों घट रहा है। मेरे भाई ईसा पूर्व बोल रहा है, ईसवी नहीं बोल रहा है। ईसा पूर्व में घटता है और ईसवी में बढ़ता है, ठीक है ना। अब ये 600 ईसा पूर्व से 599 ईसा पूर्व आएगा, फिर 598 आएगा, फिर 597 आएगा, ऐसे घटते घटते फिर 500 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 99 आएगा, ऐसे करते करते एक आएगा, फिर आपका एक से मतलब बढ़ने लगेगा, ईसवी आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना। उम्मीद करता हूं मैं जो बता रहा हूं वो आप लोग समझ रहे होंगे। वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है तो 2 कालखंडों में बांटा गया है। एक आपका ऋग वैदिक काल हो गया जिसको 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक बांटा गया, नहीं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है ऋग वैदिक काल को।
देखो, वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। एक आपका ऋग वैदिक काल हो गया, एक उत्तर वैदिक काल हो गया, और इन्हीं दोनों को पढ़ना है। ऋग वैदिक काल का जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, उत्तर वैदिक काल का समय काल। अब यहाँ पर बताया गया है ऋग वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। पेपर में पूछ देगा कि ऋग वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है ऋग वैदिक काल की जानकारी। उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहां से मिलती है, तो मेरे भाई उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद से मिलती है। याद रखना, ऋग्वेद से सिर्फ ऋग वैदिक काल का जानकारी मिलता है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल का जानकारी मिलता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट है, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जैसे अलग अलग इतिहासकार लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, ठीक है ना। ये नहीं पता चल पाया कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे, जो शहरी सभ्यता थी, वो लोग कहाँ से आए थे, उन लोगों का पतन हो गया, ये नहीं पता चल पाया। और जो वैदिक काल में आप लोगों का वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग आए थे, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जगह से बताते हैं। मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं, ये बताते हैं कि जो आर्य लोग आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती बताते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्य लोग। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग जगह मतलब ये लोग बताए हैं, ठीक है ना। अलग अलग इतिहासकारों का कहना है कि अलग अलग जगह से, कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है तिब्बत से आए थे, कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से आए थे। पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा आगे मैं बता रहा हूँ, बस आपको अभी क्लास देखते जाना है, लेक्चर सुनते जाना है, ठीक है ना। लास्ट में सब कुछ सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये जो आपका जो आपका जैसे वैदिक सभ्यता है, तो ये कैसी सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। पेपर में पूछ देगा कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, ये जो आर्य लोग आए थे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और इन लोगों का भाषा संस्कृत था। और आर्य लोग ही, अभी हम लोग जो जाति में बटे हुए हैं ना, तो यही लोग जाति में बांटे हैं। ये लोग 4 जाति में बांटे, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें वेदों से प्राप्त चलता है। जब पूछा जाएगा पेपर में वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कहां से प्राप्त होता है, वैदिक सभ्यता के बारे में कहां से जानकारी मिलती है, तो वेदों से वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। कुल वेद कितने हैं, अगर पेपर में पूछा जाएगा कि कुल वेद कितने हैं, तो कुल 4 वेद हैं आपका। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। याद रखना, ये पूरा पीडीएफ कहां पर मिलेगा, नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। जितने साथी नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फर्स्ट कमेंट में भी नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप लोग जुड़ जाना। कुल वेद कितने हैं, तो कुल वेद 4 होते हैं, याद रखना मेरे भाई। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सारी चीजें आपको फ्री मिला है, फ्री कंटेंट मिला है, तो रोज क्लास लगाया करो। अगर यही पैसा देते ना तो बहुत अच्छे से आप क्लास लगाते, इतना मुझे पता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पेपर में पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है। जो आपका ऋग्वेद है ना, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और 10,662 मंत्र हैं, और पूरे मंत्र 10,580 मंत्र हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछ देगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखना। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। पेपर में पूछ देगा गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, तो गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में किसका संचय है, तो प्रार्थनाएं का संचय है ऋग्वेद में, याद रखना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया था। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपका सामवेद दे दिया है। सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। याद रखना आप लोग, जो सामवेद है इसका अर्थ ही गान है, और भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद से आपका यजुर्वेद आ गया।
जाएगा तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में, ठीक है ना। यज्ञों का जानकारी कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यज्ञ जो आपका यजुर्वेद है इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। लास्ट में आपका चौथा नंबर पर आ गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित, इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र व वशीकरण से है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्र मंत्र व जादू टोने का वेद किसे कहा जाता है? तो तंत्र मंत्र व जादू टोने का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर सुनने में आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे भाई कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। चलो, ऋग्वेद अथर्व जो आपका जो वेद चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो चारों वेद के बारे में अच्छे से मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है उसी में किया गया है। आपका अथर्ववेद जादू टोना का वेद है, जादू टोना तंत्र मंत्र का वेद है। संगीत का वेद सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद को यज्ञों का वेद कहते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया। अब यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कुल वेदों की संख्या 4 है। अगर पेपर में पूछ देगा कुल वेदांगों का संख्या कितना है, तो कुल वेदांगों का संख्या 6 है। पेपर में पूछ देगा कुल पुराणों का संख्या कितना है, तो कुल पुराणों का संख्या 18 है। पेपर में पूछ देगा कुल उपनिषद का संख्या कितना है, तो कुल उपनिषद का संख्या आपका 108 है, ठीक है ना। कुल उपनिषद का संख्या 108 है। और जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूरा उपनिषद का संख्या कितना है, तो 108 है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बार बार पेपर में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। ऋग वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले मेरे भाई जो भी समाज था ना, तो मतलब वो जाति धर्म पहले ज्यादा नहीं होता था, लेकिन जब वैदिक सभ्यता का मतलब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तो ये लोग उसी काल में ऋग वैदिक काल में ही समाज को 4 वर्ण में बांट दिए। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और ये लोग काम के हिसाब से बांटे थे। मतलब जो बहुत ज्ञानी होता था ना, जो संस्कृत जानता था, बहुत ज्ञानी होता था, तो उसको ये लोग ब्राह्मण बोलने लगे। और मेरे भाई जो जैसे युद्ध करता था, बहुत ताकतवर होता था, तो उसको ये लोग क्या बोलते थे? क्षत्रिय बोलते थे। और जो लोग व्यापार करते थे तो उसको ये लोग वैश्य बोलते थे, ठीक है ना। और जो लोग किसी के घर काम करते थे तो उसको ये लोग शूद्र बोलते थे। तो 4 वर्णों में बांट दिए। अब यहाँ पर एक और बात था, शुरू में जब ये 4 वर्णों में बांटा गया ना, तो कर्म के अनुसार मतलब ये जैसे डिसाइड होता था कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो। अगर आप बहुत शक्तिशाली हो, आप कई राज को मतलब अपने जैसे उसको जीत रहे हो, तो फिर आप क्षत्रिय कहलाओगे। अगर आपका लड़का कहीं जाकर किसी के घर काम कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। मतलब राजा का लड़का पहले राजा नहीं होता था, वो अपने कर्म पर राजा होता था, ठीक है ना। और व्यापारी का लड़का व्यापारी नहीं कहा जाता था, वो अपने कर्म पर, अगर वो व्यापार करेगा तभी व्यापारी कहेगा। तो शुरू में ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना। और अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप मतलब कोई भी राजा है, राजा मर जाएगा, उसका लड़का राजा बन जाएगा, चाहे उसके पास उतना शक्ति रहे या ना रहे। अभी क्या होगा, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण मर जाएगा तो उसका लड़का भी ब्राह्मण कहलाएगा। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब शुरू में आया तो कर्म के अनुसार ये सब होता था। और ये सब ऋग वैदिक काल से ही हुआ है, ठीक है ना। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुआ, तो उसी में ऋग वैदिक काल में ही समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया, ठीक है ना। अच्छे से मैं आपको बता दिया हूँ। अब ऑनलाइनर प्रश्न को देख लो, फिर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर पेपर में पूछेगा कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये पशुपालन था, ठीक है ना। आर्यों का समाज कैसा था? तो ये पितृ प्रधान थे, मतलब पिता को ज्यादा ये लोग मानते थे। आर्यों का जो समाज था ये लोग पिता को ज्यादा मानते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में माता को ज्यादा माना जाता था। और जो आर्य लोग थे ना, ये लोग गाय को क्या मानते थे? अधन्या की श्रेणी में रखा गया था।
गाय को किस श्रेणी में रखा गया था? अधन्या की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो आर्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु लोहा थी। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक सभ्यता का जो प्रमुख ग्रंथ है वेद है। अभी आगे आएगा एमसीक्यू, गलती नहीं करना। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का जो प्रमुख देवता है ये इंद्र है। वैदिक समाज में वरुण किस देवता के रूप में पूजे जाते थे? तो जो वरुण है ये जल के देवता के रूप में पूजे जाते थे। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था ये गुरुकुल था। पहले गुरुकुल होता था, ठीक है ना, और वहीं पर शिक्षा लिया जाता था। वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि कृषि थी। वैदिक समाज में ब्राह्मण किस वर्ग के लोग थे? तो इन्हें पुरोहित कहा जाता था, याद रखना। नेक्स्ट है दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट है वैदिक काल में सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? तो 7 नदियां को वैदिक काल में सप्त सिंधु कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो मेरे भाई 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुशड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था? तो ये राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। वैदिक समाज में वैश्य किस वर्ग के लोग थे? तो जो व्यापारी और कृषक थे ये लोग वैश्य थे, ठीक है ना, पहले ही बता दिया हूँ। वैदिक काल में उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दार्शनिक शिक्षा था उपनिषद का मुख्य कार्य। अभी आप लोग का पूरा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता समाप्त हो गया है। हमें नहीं लगता है कि वैदिक सभ्यता से पेपर में प्रश्न पूछे और जो लोग अच्छा से किए हैं वो लोग ना कर पाए। अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है ना, इतना मुझे विश्वास है। चलो अब 10 एमसीक्यू लेकर आया हूँ, लास्ट में बता दो। आप पूरा 10 प्रश्न देखना और बताना कितना प्रश्न सही हो रहा है। और मेरे भाई आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट जरूर लगाकर पेपर देने जाना, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज अगर पढ़ाई करना होगा तो प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इसमें आईडी पासवर्ड बनाना, फिर पेड कोर्स में जाना और सिर्फ 149 रुपये में आपको सैनिक बैच मिल जाएगा। ये सैनिक बैच आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए है, ठीक है ना। और इस सैनिक बैच को लेकर जिस तरह चैप्टर वाइज यूट्यूब पर क्लास कर रहे हो ना, उसी तरह से सारा रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हो, आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का। चलो अब अपने प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताओ आप सभी साथी। तो मेरे भाई सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है, बताने का जरूरत ही नहीं है। सामवेद को भारतीय संगीत का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल पुराणों की संख्या आपका 18 है। मेरे भाई अगर पूछ देगा वेदों का संख्या कितना है, तो वेदों का संख्या कितना है मेरे भाई? वेदों का संख्या 4 है। हेलो, हाँ आवत है, आवत के कितना समय लगी? दस मिनट। हाँ ओके। 26 ना है, 36 36। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कुल पुराणों की संख्या, मेरे भाई गुड्डू भाई आया है ट्रेनिंग फाइनल करके ना, तो वो अभी बुला रहा है, कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं सब। रात के टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा लेट हो गया है। रौनक पहलवान गया सब, मैं बोला हूँ क्लास करा के आऊँगा, तो वही लोग बुला रहे हैं, तो अभी जाना है, ठीक है ना। और आप लोग भी भर्ती हो जाओगे तो आप लोग भी पक्का है मिलने आओगे, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका वेद है, याद रखना, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ वेद है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का प्रमुख देवता तो ये इंद्र है, ठीक है ना। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र है। वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो मेरे भाई ये कृषि थी, मैं आप लोगों को इसको भी बताया हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था?
तो वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था ये गुरुकुल था, ठीक है ना, गुरुकुल शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट है वैदिक समाज में ब्राह्मण किस वर्ग के लोग थे? तो मेरे भाई पुरोहित जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, सोचने समझने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सॉरी। दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है, वैदिक समाज में वैश्य किस वर्ग के लोग थे? तो व्यापारी, आपके व्यापारी और कृषक जो थे वो वैश्य कहे जाते थे, ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता समाप्त हो गया है, सारा प्रश्न मैं करा दिया हूँ। तो चलो ठीक है, अब मैं तो चलता हूँ पार्टी में, क्योंकि गुड भाई ट्रेनिंग करके आया, उधर वो लोग बुलाए तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। आप लोग भी एक दिन ट्रेनिंग फाइनल करके आओगे, और जिस दिन ट्रेनिंग फाइनल करके आना अपना वीडियो भेजना जरूर, उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालूंगा, ताकि मुझे भी तो लगेगा भाई एनडीसी क्लास से बहुत लोग भेजते हैं लेकिन नहीं अपलोड कर पाता हूँ। लेकिन अब सोचा हूँ जितने भी साथियों का सिलेक्शन होगा उन लोगों का एक वीडियो यादगार तो रहना ही चाहिए चैनल पर, क्योंकि अच्छे से आप लोग लगातार जुड़कर पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना तो बनता है मेरे भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।